जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास टेंथ का जो ज्योग्राफी है उसका हम लोग चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, यानी कि टॉपिक वाइज हो या चैप्टर वाइज जो हो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। तो हम लोग उसी डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। तो आपने प्रीवियस जो आपका जो क्लास था उसमें आप लोगों ने मृदा के बारे में पढ़ा होगा, जो कि दामोदर सर ने पढ़ाया था। मृदा के बारे आपने पढ़ा, फिर आपने देखा कि मृदा को बनने में क्या क्या मुख्य कारक है। तो कारक में जैसे कि आपने उच्चावच, जनक सेल अथवा संस्तरीय सेल, जलवायु और अन्य जैविक पदार्थ, और लास्ट में आपने समय देखा। यानी कि इन सारे कारणों के कारण ही, इन सारे कारकों के कारण ही किसी भी क्षेत्र की मृदा जो है बनती है माय डियर फ्रेंड। तो अब बात था कि मृदा तो भाई इन कारकों के साथ बना। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आखिर मृदा बनने के लिए कौन से प्राकृतिक तत्व जो है वो सहायक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप जब देखोगे सहायक तत्व में हम लोगों ने इन सारी चीजों पे बात किया था कि तापमान में परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिम नदी और जो भी अपघटन की क्रिया होती है, इससे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मृदा देखने के लिए मिलेगा। तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, तो अगर मैं बात करूं कि आखिर किन कारकों के कारण मृदा का निर्माण होता है, तो सबसे पहले आपने देखा उच्चावच। अब उच्चावच का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा भूमि है जो इस तरह का है, मान लिया जाए इस तरह का है। तो अब आप समझो, अगर इस तरह की मृदा, इस तरह की पूरी अगर भूमि है, तो इससे मिट्टी का निर्माण होता है। होता क्या है समझिएगा कि अगर मान लो कि यहां पे वर्षा हुई, अब जब वर्षा होगी तो इस क्षेत्र की मिट्टी क्या होगी, कट के नीचे आ जाएगी। या अगर मान लो कि बहुत ज्यादा तेज आंधी आई तो इस क्षेत्र की मिट्टी क्या होगी, उड़ के यहां आ जाएगी। और उड़ने के बाद बहुत सालों तक रहने के बाद इस क्षेत्र में क्या होगा, मृदा का निर्माण होगा। या आप ऐसे मान सकते हो कि अगर मान लो इस तरह का उच्चावच है, इसमें बहुत ज्यादा पेड़ है, घने पेड़ है, तो पेड़ किसी कारण से गिरकर क्या होगा, इस यहां पे आके गिरेगा और बहुत सालों के बाद क्या होगा, इस क्षेत्र में मिट्टी का निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं जनक सेल और संस्तरीय सेल, यानी कि जो मिट्टी का जो ऊपरी परत है, इससे क्या होता है, मिट्टी का ही निर्माण होता है। जलवायु, अब देखोगे कि मान लो कि कहीं पे, अब जलवायु परिवर्तन भी बहुत बड़ा कारक है भाई। अब मान लो कि अभी बहुत ज्यादा धूप दे रहा है, तो धूप देने से क्या होगा कि जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र की जितने भी वनस्पति है सारे मरेंगे। और मरने के बाद जब आप देखोगे बरसात आएगा तो वो गल जाएगा, और फिर उसमें बाकी जो भी मौसम की क्रियाएं होंगी तो धीरे धीरे उससे क्या होगा, मिट्टी का निर्माण होगा। अन्य पदार्थ, अन्य जैव पदार्थ, क्योंकि देखो जो भी अजैव पदार्थ है जिसमें जीवन पाया जाता है, जो भी जैव पदार्थ है जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे, तो इन सारों के कारण, और जो भी समय होता है, क्योंकि देखो कोई भी मिट्टी तुरंत नहीं बनता, क्योंकि हमने देखा था कि मिट्टी बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। तो इन सारी चीजों से मिट्टी का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। अब हम लोगों ने जब प्राकृतिक तत्वों के बारे में बात किया तो वो सारे कारक के साथ साथ तापमान में परिवर्तन, अगर तापमान में परिवर्तन ना हो तो मिट्टी बनेगा नहीं। अब मान लो कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे बहुत ज्यादा ठंडा है, तो आपको पता होगा कि जो फ्रीज होता है उस पर हम लोग अगर 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अगर हम लोग साल भर भी कोई सामान रखेंगे तो वो ठीक से सड़ता नहीं है। तो अगर मान लो तापमान में चेंजेस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो भी जैविक पदार्थ का वहां पे अपघटन हो रहा है वो अपघटन नहीं हो पाएगा और उससे कुछ नहीं होगा। बहते जल की प्रक्रिया, अब मान लो कि कोई एक क्षेत्र है, इस तरह के पहाड़ी क्षेत्र है, अब यहाँ पे बारिश हो रही है, तो बारिश होने से क्या होगा, इस क्षेत्र की जो मिट्टी का क्या होगा, अपर्दित किया जाएगा, और नीचे पे क्या होगा, मिट्टी का फिर क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। पवन, अब मान लो कि यहाँ पे मिट्टी यहाँ पे उड़ा के दूसरा क्षेत्र लेके जाएगा, तो वहां पे मिट्टी का निर्माण किया। हिम नदी, यानी कि हिमालय से बहने वाली नदियां, और साथ में अपघटन की प्रक्रिया, यानी कि मिट्टी का सड़ना गलना, इन सारी चीजों से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम लोगों ने देखा था कि मृदा में होने वाले रासायनिक और जो जैविक परिवर्तन क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी मिट्टी के गुण को और उसके रूप रंग को पहचानने के लिए। और कुछ ऐसे मृदाएं होती है जिसमें ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस यानी कि मैं बोलूंगा कि जिसमें आप जैव, देखो अब ह्यूमस का मतलब सिंपल सा बात समझ लो, आप केचुआ मत समझना, यानी कि ऐसा मिट्टी जिसमें आपको उपजाऊपन अधिक मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ह्यूमस वाला मिट्टी, यानी कि जैव मिट्टी। और एक ऐसा मिट्टी जिसमें आपको उपजाऊपन नहीं मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, अजैव मिट्टी। दो तरह की जो पदार्थों वाली मिट्टी जो है पाई जाती है। फिर हम लोगों ने मृदा का वर्गीकरण देखा, तो मृदा का जो वर्गीकरण था भारत में, उसके लिए बहुत तरह की चीजें होती है। जैसे पहले हम लोगों ने देखा कि मृदा किस प्रकार से बन रही है, मृदा का रंग क्या है, मृदा की गहराई, कितनी गहराई तक मृदा है, साथ में मृदा का गठन, आयु, और मृदा की रासायनिक और भौतिक गुणधर्म के आधार पर भारत में क्या किया गया
कि मृदा को बांटा गया। अब जब मृदा का वर्गीकरण हुआ तो हम लोगों ने देखा कि टोटली 1 2 3 4 5 और 6 भारत में 6 प्रकार की मृदा पाया गया, यानी कि भारत में कुल 6 प्रकार की मृदाओं का चलन है। एक आपका जलोढ़ मृदा, दूसरी काली मृदा, तीसरी लाल और पीली मृदा, चौथी लेटराइट मृदा और पांचवी मरुस्थलीय और छठी क्या हो गया, वन क्षेत्र की मृदा। इस तरह की मृदाओं पाई गई। अब ध्यान सुनना, अब यहां से हर साल क्वेश्चन पूछता है कि जलोढ़ मृदा क्या है, काली मृदा क्या है, जलोढ़ मृदा में किसकी खेती की जाती है काली मिट्टी में, यानी कि इस टॉपिक से एक आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही है कि आप बताइए, और 1 2 नंबर का क्वेश्चन आपको हर साल जो है देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। देखो जल उल्होड़, तो देखो जल को उल्हड़ना क्या होता है, जल को उल्हड़ना। तो अगर मान लो कि कोई बहता हुआ जल है, उसमें मिट्टी क्या आती है, वो मिट्टी मैं बोलूंगा कि वो स्पिन करके, यानी कि उलट के आएगी, घुलट के आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जल का उलटना यानी कि जल के द्वारा मिट्टी का लाया जाना, तो यही क्या कहलाता है आपका जलोढ़ मिट्टी। तो ध्यान सुनिएगा कि अगर मैं बात करूं जलोढ़ मिट्टी का, तो यह मृदा उत्तरी मैदान में विस्तृत रूप से फैली है, और याद रखिएगा ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण मृदा है। कारण समझिएगा कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि उत्तर का क्षेत्र है आपका। आगे देख सकते हो, इस मृदा का निर्माण हिमालय के 3 प्रमुख नदी, गौर कीजिएगा, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है। नदी तंत्र का मतलब समझिएगा, नदी तंत्र का मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई एक नदी बहा है। अब नदी के देखो नदी क्या होती है, एक नदी के साथ छोटी छोटी धाराएं नदी में आके मिलती है और एक मुख्य नदी का क्या करती, निर्माण करती है। तो मुख्य नदी का जो निर्माण किया, तो यहां पे केवल मुख्य नदी का बात है, जो मुख्य नदी है उसका दिया है। तो अब इसके साथ साथ जो भी छोटी छोटी नाले हो गए, नदियां हो गया, उनका भी मेल से क्या हुआ है कि आपका ये जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, जो उत्तरी भाग में फैला है। तो इस मृदा का निर्माण हिमालय के 3 प्रमुख नदी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों के द्वारा के निक्षेप से क्या किया गया है, इस मृदा का निर्माण जो है हुआ है। आगे देख सकते हो, इसका विस्तार, देखो विस्तार हमेशा पूछता है कि नदी ये जो आपका मिट्टी वो कहां से कहां तक है। तो इसका विस्तार राजस्थान से गुजरात सकरे गलियारा के रूप में, राजस्थान और गुजरात में सकरे गलियारा के रूप में, और पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टा तक क्या क्या है, ये क्षेत्र पूरा का पूरा फैला है। आगे देख सकते हो क्या लिखा है कि इस मृदा में आपको क्या मिलेगा, रेत, सिल्त और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। अब देखो जब अनुपात पाया जाएगा तो इनके आकार जो होते हैं, गौर कीजिएगा, मान लो कि कोई नदी बह रहा है। अब नदी का जो मुहाना होता है, गौर कीजिएगा, नदी का 2 चित्र होता है, एक तो जहां से उद्गम हुआ, एक आपका मुहाना होता है। तो जहां पे मुहाना मतलब नदी जहां पे समुद्र में आके मिला, तो मुहाने पे, या दूसरा जो छोटी छोटी नदियां होती, बड़ी नदी में जहां आके मिलता है, तो नदियां जहां पे आके मिला, मुहाना बोले, तो जहां पे आके मिला वहां पे इसके जो कण होंगे, उनके कणों का आकार और साइज आपको छोटा छोटा मिलेगा। और जहां से नदियां उठेगी वहां पे इसके अनुपात, सिल्ट और रेत, कंट जो भी देखिए आप मृतिका, उसका आकार जो है आपको मिलेगा ज्यादा। तो देखो क्या है कि इनका आकार मुहाने से घाटी के ऊपर, यानी कि मुहाना जहां पे नदी मिला और घाटी माने जहां से उद्गम हुआ, तो मुहाना से घाटी की ओर कणों का आकार बढ़ता है, यानी कि इधर से अगर हम लोग इधर जाएंगे तो जो कण है वो कणों का आकार बढ़ेगा। तो कणों का आकार बढ़ने का कारण क्या है, देखो जब नदी अपने साथ बालू, रेत, सिल्ट आदि को बहा के लेकर आती है, उसके बाद ही क्या होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है माय डियर फ्रेंड। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर नदी जहां से शुरू हुई है और जहां पे खत्म होगी, तो शुरू से खत्म होने में इसको बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करना होता है। तो कहीं ना कहीं मिट्टी हजारों लाखों साल वो तपती है, बहती है, पिसाती है, उसके बाद वहां पर निर्माण होता है। तो इसमें कणों का जो है साइज आपको देखने के लिए मिलता है। आगे बात किया जाए आयु के आधार पर, ये जो आपका जलोढ़ मृदा है उसको 2 भाग में बांटते हैं, एक आपका बांगर और दूसरा क्या है आपका खादर। तो बांगर और खादर का क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने नीचे पे लिया है। तो बांगर क्या है, खादर क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे नीचे। अब बात करेंगे, यह मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है और अधिकतर जलोढ़ मृदा में आपको पोटास, फास्फोरस और उसमें चूना युक्त आपको मिलेगा, यानी कि इसमें आपको पोटास मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा और उसमें चूना का जो है मात्रा आपको देखने के लिए मिलता है। अब बात करेंगे, देखो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जलोढ़ मृदा में किसकी खेती की जाती है। तो आप देखोगे इस मृदा में आपको गन्ना का, चावल का, गेहूं का और दलहन फसलों का क्या मिलेगा, आपको खेती देखने के लिए मिलेगा। अब अधिकतर उपजाऊपन के कारण, गौर कीजिएगा कि ज्यादा उपजाऊपन है और ज्यादा उपजाऊपन के कारण यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, गहन कृषि मिलेगा। और याद रखिएगा जहां पे आपको गहन कृषि देखने के लिए मिलेगा वहां पे जनसंख्या घनत्व जो है आपका
क्या है आपका जनसंख्या घनत्व जो है आपका वो बहुत अधिक दिखने के लिए मिलेगा। यानी कि जो उत्तरी क्षेत्र जो है आपका, जहां पे पूरा का पूरा ये जो आपका जो जलोढ़ मृदा बहा है, इसमें भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या बसती है और इसी कारण ज्यादा उपजाऊपन के कारण इस मिट्टी पे आपको गहन कृषि की क्रिया जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही बात किया जाए तो ये मृदा जहां पे सूखा होता है, जो क्षेत्र सूखा है जहां पे आपको जल नहीं देखने के लिए मिलेगा, वहां पे मृदा क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। तो जलोढ़ मृदा के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देखा? पहला हम लोगों ने देखा कि यह उत्तरी मैदान का विस्तृत और एक महत्वपूर्ण मृदा है और ये हिमालय की 3 प्रमुख नदी तंत्र गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बना है। और इसका विस्तार का बात किया जाए तो हम लोगों ने देखा राजस्थान और गुजरात में सक्रिय गलियारा के रूप में पूर्वीय तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी डेल्टा तक फैला हुआ है। हम लोगों ने देखा कि इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के अनुपात विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। मुहानों में उसकी साइज, मुहानों से हम लोग अगर घाटी क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसकी जो साइज जो है आपका परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, बढ़ता हुआ देखने के लिए मिलेगा। और आयु के आधार पर ये जो मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक बांगर और दूसरी खादर। और उपजाऊपन के आधार पर बात किया जाए तो जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जो है मात्रा इसमें पाया जाता है। इसमें गन्ना, चावल और गेहूं और दलहन की फसलों की खेती की जाती है और अधिकतर उपजाऊपन के कारण इसमें क्या होता है, गहन कृषि की क्रिया होती है। और जो भी सूखा क्षेत्र है वहां पे आपको क्षारीय रूप आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जलोढ़ मृदा के कितने प्रकार है। तो हम लोगों ने देखा कि आयु के आधार पर मृदा को 2 भाग में बांटे, एक हम लोगों ने बांगर किया, दूसरा हम लोगों ने खादर किया। तो बांगर जलोढ़ मृदा और खादर जलोढ़ मृदा में हम लोग अंतर बात करेंगे। देखिए आयु के हिसाब से तो एक होता है बच्चा और एक आपका क्या होता है, बूढ़ा। तो देखिएगा कि जिसका हम लोग बच्चा का, जो हम लोग बूढ़ा का बात करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बांगर। क्या बोलेंगे? बांगर। यानी कि बांगर का मतलब क्या हो गया, बूढ़ा। और खादर माने क्या हो गया आपका नया। और इस बात पे गौर कीजिएगा कि मिट्टी एक जो होता है आपको महीन कण का मिलेगा, जिसमें आपको खुरदरापन नजर नहीं आएगा। तो जिसमें खुरदरापन नजर नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे, बांगर, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन तक मिट्टी पड़ी हुई है तो क्या हो गया, खादर। और एक आपका नया होता है जिसमें आपको रूखापन मिलेगा, क्योंकि अगर आप कपड़ा ही अगर खरीदते हो तो आप क्या देखते हो कि जो आपका कपड़ा है जो आपको थोड़ा खरखस टाइप का मिलेगा, जिसमें आपको रफनेस मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नया बोले। और आप पुराना कपड़ा पहन के देखोगे तो आपको रफ नहीं मिलेगा, वो आपको सॉफ्ट हो जाता है। तो जो सॉफ्ट मृदा होगा उसको क्या बोलेंगे, बांगर। और जो आपका मैं बोलूंगा कि रफ होगा, जिसको हम लोग खरखस बोलते हैं, उसको क्या होगा, आपका खादर। तो गौर कीजिएगा कि पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, जबकि नया जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे। अब गौर कीजिएगा जो बांगर होता है इसमें जो कणों का साइज होता है उसमें आपको कंकर ग्रंथि देखने के लिए मिलेगा। और ये जो कंकर ग्रंथि जो कि बांगर है तो इसमें कणों का साइज क्या होगा, मोटा। और खादर में जो कंकड़ का जो साइज मिलता है वो बांगर की तुलना में आपको क्या मिलेगा, ज्यादा महीन कण आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में देखा जाए तो यह मिट्टी क्या होता है, कम उपजाऊ होता है। किसके कारण? तो भाई खादर के तुलना में जो बांगर होता है उसकी उपजाऊपन क्या होता है, आपका कम होता है। तो बांगर और खादर पे हम लोगों ने बात कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला मिट्टी क्या है, काली मृदा। सबसे इंपॉर्टेंट मृदा। जलोढ़ मृदा के बाद अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको काली मृदा के बारे में पूछा जाता है। तो बात करेंगे काली मृदा के बारे में। देखो काली मृदा से आपको पता चला कि इसका रंग क्या है, काला है। तो रंग काला देख सांवला हुआ बावला, जो गाना है आपको याद रखना पड़ेगा इससे, है ना। तो क्या है आपकी काली मृदा। तो गौर कीजिएगा इस मृदा का रंग क्या होता है, काला होता है। अब ये काला होने के कारण इस मिट्टी का एक नाम बढ़ा और वो नाम क्या है आपका, रेगर मृदा। तो इसे काली मृदा या काली मिट्टी और इस मृदा को रेगर मृदा भी कहा जाता है। और साथ समझिएगा, अब बात करते हैं कि इस मृदा में किस चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो गौर कीजिएगा लावा समझते हो ना, जो ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो हुआ है। तो बोला गया कि इस मिट्टी का जब निर्माण हुआ तो कोई एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ किसी क्षेत्र में, और उद्गार के कारण क्या हुआ, लाखों वर्षों के बाद जब ये ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा जब ठंडा हो गया तो उससे क्या होता है, इस मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस मिट्टी के निर्माण में लावा, जलवायु और जनक सेल जो है इस मिट्टी को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है भाई। अब बात करेंगे इसका विस्तार के बारे में। तो विस्तार जो है वो दक्कन के पठार का जो उत्तरी क्षेत्र का जो पश्चिमी भाग है उधर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। गौर कीजिएगा, दक्कन पठार के उत्तरी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में। अब ये है किधर भाई, तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार तक क्या है, ये काली मिट्टी जो है आपकी फैली हुई मिलेगी। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में और सौराष्ट्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप गौर कीजिएगा, आगे देख सकते हो काली मृदा में बहुत महीन कण
अर्थात मृतिका पाई जाती है, जिसके कारण इस मिट्टी में नमी धारण की क्षमता क्या होती, बहुत कम होती है। अब देखो बोला जाता है कि आपने जब आपने पदार्थ पढ़ा होगा, तो जब दो पदार्थों के बीच में जब ज्यादा गैप होता है तो उसमें ज्यादा पानी भी भर सकते हैं, उसमें ज्यादा वायु भी रह सकता है, सिंपल सी बात है। तो उसी प्रकार अगर इसमें महीन कण है तो जब कणों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो इस मिट्टी में आपको क्या देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो नमी धारण करने की क्षमता जो है आपको कम देखने के लिए मिलेगा। अब गौर कीजिएगा, एक तो नमी धारण करने की क्षमता कम है, ऊपर से इस मृदा में आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पोषक तत्व आपको देखने के लिए मिलेगा। तब जब ये सारे पोषक तत्व आपको मौजूद है तो जब गर्मी पड़ती है यानी कि गर्म और शुष्क मौसम रहता है तो इस मृदा में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, दरार देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, दरार देखने के लिए मिलेगा। अब जब दरार हो जाता है तो उससे इस मिट्टी में क्या होता है कि जो वायु होता है वो अच्छे तरह से घुस पाता है, मिश्रित हो जाता है। जब वायु अच्छे प्रकार से मिश्रित हो गया तो इसका एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ये गीला हो जाता है ना तो ये अत्यधिक चिपचिपा हो जाता है, और जब चिपचिपा हो जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं किसानों को इस मिट्टी को जोतने में बहुत ज्यादा क्या होगा, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अब बात किया जाएगा कि सर तब जुताई कब करता है, तो अगर मैं बात करूं जुताई का तो मानसून का जब प्रारंभ होता है, जब थोड़ा बहुत पानी गिर रहा है तो भाई उसी समय पहली बौछार के साथ इसकी जुताई जो है कर दी जाती है, नहीं तो बाद में जुतना क्या होगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब चूंकि गौर कीजिएगा यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे नमी धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूना युक्त जैसे पोषक तत्व पाया जाता है। गर्मी में इस मिट्टी में दरार पड़ जाता है और इसमें वायु जो अच्छे तरह से मिश्रित हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, जोत नहीं पाते हैं, तो पहली बारिश में हमको जोतना पड़ता है। अब बात करते हैं कि इस मिट्टी में किसकी खेती की जाती है। क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि काली मिट्टी में किसकी खेती की जाती है, तो इसमें कपास की खेती की जाती है। अब जब इसमें कपास की खेती हुई तो इस मिट्टी का और एक नाम पड़ गया, और वो नाम क्या पड़ा, काली कपास मृदा। क्या पड़ गया, काली कपास मृदा। तो पूछा जाएगा कि काली कपास मृदा किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मृदा को कहा जाता है। तो हम लोगों ने काली मृदा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे अगले मिट्टी के बारे में। वो मिट्टी क्या है, लाल और पीली मृदा। क्या है, लाल और पीली मृदा। तो बात करेंगे तो इस मृदा का निर्माण दक्कन पठार के पूर्वी और उत्तरी रवेदार अग्नि चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में क्या हुआ है, वालों में इस मिट्टी का विकास हुआ है। भाई किस कहां पे गौर कीजिएगा, तो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी जो रवेदार चट्टान होता है, रवेदार जो अग्नि चट्टान होता है, जिसको धूसर हम लोग बोलते हैं, जो टूट टूट जाता है, तो रवेदार अग्नि चट्टान में जब कम वर्षा हुआ और इसी के कारण इस मिट्टी में क्या, इस मिट्टी का जो है निर्माण हुआ है। अब बात करें इस मिट्टी का विस्तार का, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी के पदों यानी कि पहाड़ी के निचले क्षेत्रों पे आपको इस मिट्टी का जो है आपको निर्माण देखने के लिए मिलेगा, विकास देखने के लिए मिलेगा। आप गौर कीजिएगा, देखिए लाल और पीली, तो भाई ये मिट्टी लाल कब होता है और पीली कब होता है, तो देखो मृदा का रंग लाल होने का कारण, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल है क्यों, तो देखिए रवेदार अग्निय और रूपांतरित चट्टानों में लोह धातु के प्रसार के कारण क्या होता है, इस मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। अब ये भाई मिट्टी का रंग पीला कब हुआ, तो जब गौर कीजिएगा कोई लोहा, आप क्या करते हो, आपको पता होगा चापाकल में आप जब पानी मारते हो तो जब उसमें आपको क्या बोला, लोहा की मात्रा बहुत ज्यादा मिलता है तो वो रंग लाल होता है। अब कुछ दिन उसको छोड़ दोगे और जब वो पाइप को आप निकालते हो तो पाइप का रंग कैसा होता है, आपको याद होगा, जो आप अपने लोहा वाला पाइप वाला चापाकल आपने देखा होगा, तो जब उसको निकाला जाता है तो वो उसका रंग कैसा होता है, पीला हो जाता है। तो गौर कीजिएगा कि जब जब धातु लोह धातु पे बहुत ज्यादा दिन पानी जब चढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका रंग क्या हो जाता है, भूरा। तो इस मिट्टी का रंग पीला कब होता है, जिसमें जल योजन के कारण क्या होता है, इस मिट्टी का रंग क्या हो जाता है, आपका पीला हो जाता है। तो लाल होने का कारण क्या है, तो रेवेदार अग्नि चट्टान जब रूपांतरित चट्टान में परिवर्तन होते हैं और उसमें लोह धातु का मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है तो इस मिट्टी का रंग लाल। और जब इस मिट्टी में जल योजन यानी कि जल जब इसमें जलमग्न रहेगा ये पूरा का पूरा क्षेत्र, तो इससे क्या होता है, आपका ये पीला जो है मिट्टी हो जाता है। बात करेंगे आगे अगला मिट्टी लेटराइट मृदा के बारे में कि लेटराइट मृदा क्या है इसके बारे में। तो बात करें लेटराइट मृदा के बारे में, तो लेटराइट जो मृदा है ये एक वर्ड है। क्या है, तो लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटराइट शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आप बोलोगे ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इसका अर्थ होता है आपका क्या होता है, ईंट। क्या होता है, ईंट। तो ग्रीक शब्द लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ क्या होता है, आपका ईंट होता है। अब बात करें इस मिट्टी के निर्माण में, तो इस मिट्टी के निर्माण में उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंध जलवायु क्षेत्र में
आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक ऋतु आने के कारण क्या होता है, इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब देखो किसके क्षेत्र में, तो उष्णकटिबंध, उपोष्णकटिबंध जलवायु क्षेत्र में आर्द्र तथा शुष्क, कभी क्या आया कि आपको नमी देखने के लिए मिला, कभी अचानक आपको गर्मी है, तो नमी गर्मी ये जो एक के बाद एक ऋतु आया, और इसी के कारण क्या देखने के लिए मिलेगा, इस मिट्टी का निर्माण आपको देखने के लिए मिलेगा। यह मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। अब कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि लेटराइट मृदा का पीएच मान कितना है, तो इस मिट्टी का जो पीएच मान होगा वो 6 से कम होता है। कितना होता है, 6 से कम होता है, जिसके कारण इसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पौधों में क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी होता है। अम्लीयता ज्यादा हो गया तो पोषक तत्व का अम्ल की मात्रा कम हो गया तो पोषक तत्वों का क्या होता है, कमी होता है। अब मिट्टी का विस्तार, तो महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में आपको क्या मिलेगा, इस मिट्टी का जो है विस्तार आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे, इस मिट्टी में सदाबहार वन और पर्णपाती वन मिलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड कि बताइए किस मृदा में सदाबहार वन और पर्णपाती वन का निर्माण होता है, तो आप क्या बोलोगे, तो लेटराइट मृदा में होता है। लेटराइट मृदा में ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाया जाता है। अब देखो, अब इसमें जब पर्याप्त मात्रा पाया जाता है तो कुछ क्षेत्रों ऐसे भी होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो गया, तो वहां पे जो ह्यूमस होता है, जब नमी धारण नहीं कर पाया तो ह्यूमस मर गया, यानी कि उसका उपजाऊपन खत्म हो गया। जब उपजाऊपन खत्म हो जाएगा तो उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको उचित मात्रा में सही तरीके से सिंचाई करके या सही तरह की जो भी व्यवस्था होता है उसको करके आप क्या कर सकते हो, खेती कर सकते हो। अब यही सही बुद्धि का उपयोग कर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इस मिट्टी में क्या होता है, चाय और कॉफी जो है उगाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड, बताइए लेटराइट मृदा में किसकी खेती की जाती है, तो चाय और कॉफी। किन क्षेत्रों में, तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। आप देखिएगा कि बहुत सारे लोग और ज्यादा तेज होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल का जो लाल लेटराइट मृदा है, तो लेटराइट मृदा होता है एक लाल लेटराइट मृदा, तो इस पे आपको क्या मिलता है कि आपको काजू की फसल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बताइए किस मृदा में काजू की फसल हो जाती है, तो लेटराइट मृदा में कौन सी, तो लाल लेटराइट मृदा में क्या होती है, काजू की फसल जो है की जाती है। अब अगला मृदा के बारे में बात करेंगे, तो अगला है आपका मरुस्थलीय मृदा। देखो मैं आपके लिए इतना सारा कुछ कर रहा हूं, आप बात को थोड़ा आप ध्यान से समझना। एक तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना है। साथ में मैं आपको हर बार चीज बताता हूं कि देख लो कि आप वीडियो को एक बार देख रहे हो, आपको समझ में आया या नहीं आया कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप एग्जाम टाइम में अगर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करना होगा तो इसका आपको पीडीएफ जो है वो आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास उस समय उतना समय नहीं होता कि आप क्या करोगे कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बैठ जाओगे। हाँ, मैं वन शॉटेड में वीडियो बहुत सा ले लूंगा जिससे आपके सारे डाउट्स भले ही क्लियर हो जाएगी, तो आपके पास इसका पीडीएफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पीडीएफ अगर होना इंपॉर्टेंट है तो बात है कि सर पीडीएफ मिलेगा कैसे, तो आपको मैं बता दूं कि एक पीडीएफ को बनाने में, एक चैप्टर को बनाने में 7 से 8 दिन का समय लगता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपके पास ये पीडीएफ होगा तो मैं जाहिर से मैं बात बोलूंगा कि आपको आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा, जो भी आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उस बोर्ड के एग्जाम में आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। कारण समझिएगा कि जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं इस पे आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। सबसे पहले आपको जो चैप्टर है आपका, वो चैप्टर का टॉपिक वाइज आपको क्या मिल रहा है, नोट्स आपको मिल रहा है, जो कि हर बच्चे के पास होना जरूरी है। दूसरा आपको क्या मिलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेगा, जो हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपको वो मिल रहा है। साथ में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा इस एक ही वीडियो पे। अब देखो इतना समय लगा, इतना मेहनत लगा, तो कहीं ना कहीं वीडियो को बनाने का कॉस्ट भी होता है। तो ओवरऑल एक वीडियो, एक चैप्टर, अगर एक आप पीडीएफ को खुद से अगर मोनिपुलेट करते हो, ठीक से बनाते हो, तो आपको समय तो लगता है, लेकिन अगर आप मेरे ओर से लेते हो तो एक पीडीएफ का रेट आपको 9 रुपया पड़ता है। तो उसी तरह आप देखोगे तो साइंस का और एसएसटी का मिला के टोटल 45 चैप्टर होता है, यानी कि 405 रुपया के समथिंग में आपको देना पड़ता है अगर आप एक पीडीएफ करके लेते हो। लेकिन अगर आप अभी जो ऑफर हमारा चल रहा है, अगर उस ऑफर के हिसाब से अगर आप पीडीएफ को परचेज करते हो तो आपको ये टोटल 299 रुपया में, कितना, 299 रुपया में साइंस का, एसएसटी का पूरा पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड जो है हमारे यहां से करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब ग्रुप का फायदा क्या है, पहले तो आपको पीडीएफ देंगे भाई, आपका उस पे क्या होता है कि चैप्टर का डिस्कशन वीडियो डालने के बाद 1 से 2 घंटा के बाद उस पे हमारा कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग उसमें देते हैं,
जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपको वो देते हैं, वहां से आप क्वेश्चंस कर लोगे। साथ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, क्वेश्चंस करने के बाद वीकली जो है आपको टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, मंथली टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। और जो वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट में जो बच्चे अच्छे करते हैं उनके साथ में कंसल्ट करता हूं, हमेशा मैं उन पर कॉलिंग करूंगा और उनसे डिस्कशन में करता रहूंगा ताकि उनका नंबर अच्छे से आएगा। साथ ही उस ग्रुप पे अब 24 आवर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर को लेके आप पूछ सकते हो, सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या है रेडी है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि ज्यादा रेट नहीं है, बस 299 रुपए रेट है, ज्यादा रेट नहीं, क्योंकि देखो आप पूरे का पूरा हर महीना एक टीचर को 200 रुपया 300 रुपया देते हो, तब जाकर आप ट्यूशन पढ़ते हो। और चूंकि पूरे साल का नोट्स का रेट केवल आपका कितना है, 299 रुपया। तो जल्द से जल्द क्या करें, हमारा जो नंबर है आपको पता होगा, नंबर आपको पता होगा 7717704978, ये वाले नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप के द्वारा आप पूरी जानकारी जो है आप ले सकते हो। बात करेंगे आगे, आगे क्या है, मरुस्थलीय मृदा के बारे में बात करेंगे। तो इस मृदा का रंग कैसा होता है, लाल और भूरा। पूछा जाता है मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होगा, लाल और भूरा होता है। अब आगे देखोगे तो ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती, कैसे होती है, रेतीली और क्या होती है आपकी लवणीय जो है आपको देखने के लिए मिलेगा मरुस्थलीय मृदा। चूंकि लवणीय है तो अब लवण होने के कारण क्या होता है कि कुछ क्षेत्रों में आपको इतनी ज्यादा लवण की मात्रा आपको देखने के लिए मिलेगा कि अब जिस क्षेत्र में ज्यादा लवण का मात्रा देखने के लिए मिलेगा तो वहां पे बहुत तरह के तालाब झील मिलेंगे। तो लोग क्या करते हैं, उस तालाब और झील के पानी को घर लेके आते हैं, उसको उबाल कर उस पानी को उड़ा दिया जाता है, तो बचा क्या आपका शेष, तो वो लवण वाला एरिया बचा, जो लवण वाला जो मिट्टी है लवण बचा। लवण यानी कि मैं बोलूंगा कि जल को वाष्पीकृत कर कर खाने का जो नमक है वो बना लेता है आदमी, और नमक का क्या करता है, उपयोग करना शुरू कर देता है। तो क्या करता है कि कुछ क्षेत्रों में मृदा में लवण की मात्रा इतनी अधिक होती है कि मृदा के झीलों के जल को वाष्पीकृत करके नमक जो है बना लिया जाता है। अब समझिएगा कि ये जिस भी क्षेत्र में पाया जाता है वहां पे आपको शुष्क जलवायु, उच्च तापमान मिलेगा। अब उच्च तापमान और शुष्क जलवायु के कारण क्या होता है, यहाँ पे वर्षा जो वाष्पन दर होता है वो बाकी मृदाओं से क्या होता है, बहुत अधिक होता है। अब जब वाष्पन दर अधिक हो गया तो आपको नमी नहीं मिला। अब जब नमी की मात्रा नहीं मिलेगा तो आपको ह्यूमस की भी मात्रा जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि इसमें उपजाऊपन क्या होता है आपको बहुत ज्यादा आपको कम देखने के लिए मिलेगा। अब गौर कीजिएगा कि इस मिट्टी के सतह में आपको कैल्शियम की मात्रा आपको अधिक देखने के लिए मिलेगा। अब जब कैल्शियम का मात्रा अधिक देखने के लिए मिलेगा तो जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी होता है उन क्षेत्रों में इनमें आपको चूने का कंकड़, यानी घर में जो चूना का यूज करते हैं ना, वो चूना भी जो है लोग इसके पानी से, इसके जो है ना मिट्टी से बना लेता है। अब बहुत सारे आदमी ऐसे भी होते हैं जो बहुत मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में इस मृदा का बहुत ज्यादा मात्रा में उपचार किया और उपचार करके इस क्षेत्र के लिए कृषि भी जो है वो करता है। तो पूछा जाएगा, बताइए आपकी मरुस्थलीय मिट्टी में किस क्षेत्र में कृषि होती है, तो पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है, आपको कृषि जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। बात करेंगे अंतिम मृदा, और अंतिम मृदा क्या है आपका, वन मृदा के बारे में। तो वन मृदा क्या है आपका, तो देखो आमतौर पर ये जो वन मृदा होता है वो आपको पहाड़ी और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और वहां पे भी कहां पे, तो जहां पे आपको पर्याप्त वर्षावन, यानी कि जहां पे आपको ज्यादा मात्रा में वर्षा देखने के लिए मिलेगा उन क्षेत्रों पे आपको ये मिलेगा। यानी कि आमतौर पर यह पहाड़ी पर्वतों पे मिलेगा, और जहां पे आपको वर्षावन जो है आपको इन क्षेत्रों पर ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अब समझिएगा कि इस मृदा के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के आधार पर भिन्नता देखने के लिए मिलता है। अब अगर मान लो कि हिमालय क्षेत्र का जो पर्वतीय पहाड़ वन है वहां का प्रकार, आप राजस्थान का जो आप पहाड़ी क्षेत्र देखोगे वहां, आप जो हमारे झारखंड का देखोगे वहां, तो हर जगह आपको अलग अलग जो है पर्वत के पर्यावरण के आधार पे जो है मिट्टी में भिन्नता आपको देखने के लिए मिलेगा। चूंकि आप ध्यान से सुनना कि नदी घाटी में यह दोमट मृदा आपको पता होगा, दो मिट्टी वाला मृदा सिल्टदार होता है, परंतु ढालों में इसका गठन जो है वो मोटे कणों के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। कहां पे, नदी घाटी में दोमट मृदा के रूप में और सिल्टदार होता है, और जहां पे ढाल वाला जो क्षेत्र है वहां पे आपको इसका जो कण है उनका कणों का साइज आपको मोटा देखने के लिए मिलेगा। अब देखो हिमालय का जो हिमछादित, यानी कि जो हिमालय का वन क्षेत्र है, तो वहां पे इस मृदा का अपरदन जो है वो अधिक होता है भाई। अब अधिक होने के कारण इसमें क्या मिलेगा आपको, अधिशीलक का मतलब क्या होता है, अम्लीय, तो इसमें अम्ल बहुत ज्यादा होता है। तो अब अम्ल होने के कारण क्या होता है, इसमें ह्यूमस जो है वो रहित होता है, यानी कि इसमें ह्यूमस जो है मात्रा
नहीं पाया जाता। नदी घाटी के निचले क्षेत्र में विशेषकर नदी सोपानों में जलोढ़ पंखों पे क्या होता है, ये मिट्टी जो है आपको उपजाऊ देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जहां पे नदी बहकर इस मिट्टी का जहां पे निक्षेप किया वहां पे मिट्टी ज्यादा मात्रा में आपको उपजाऊपन जो है देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोगों ने 6 के 6 मृदा के बारे में देख लिया। अब अंतिम जो टॉपिक वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग मृदा अपर्दन और मृदा संरक्षण जो कल आपका वीडियो आएगा उसमें हम लोग देख लेंगे। अब आप बताइए कि जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो है वो बीच में मैं आपका ले लूंगा, लेकिन अब आपको बताना है कि आपको क्या देखना है। आपको हिस्ट्री का वीडियो देखना है कि ज्योग्राफी का वीडियो फिर से कंटिन्यू रखे, कि इकोनॉमिक्स का वीडियो चाहिए, कि आपको पॉलिटिकल साइंस का वीडियो चाहिए, कि आपको बायोलॉजी का आपको वीडियो चाहिए। आप क्या करें, कमेंट करें, उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के मैं दूंगा। तो अब आपका काम है करना, और ये वीडियो तभी बनेंगे जब आप को थोड़ा मेरा सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट क्या करना है माय डियर फ्रेंड, कि आपको चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और मैं आपके लिए काम करता हूं। थोड़ी कारण क्या है कि आप काम कर लो। रही बात उस पीडीएफ के क्वेश्चंस का, तो देखो पीडीएफ का मैं पैसा नहीं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाने का, कि जो इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करवा दूंगा वो कहीं भी आपको बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो आप ये देख रहे हो, आप ये इस फोन पे हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सूरज व्हाइट बोर्ड पे बना रहा है, तो आप लोग का सपोर्ट रहा तो एक डिजिटल बोर्ड लग जाएगा, और डिजिटल बोर्ड लगा के आपका भला हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपके आने वाले जो भाई हैं या जो भी कोई है उनका भविष्य सुधर जाएगा, क्योंकि आप कंटेंट और टॉपिक आप देख ही रहे हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, साथ में चैनल पर नहीं होती करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन क्या करना है, प्रेस करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।